नमो नमः नमो जय महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रत्यक्षै भद्राय प्रणताय रघुवतानो नमो नमः। नमस्कार इंडिया के आज के सुप्रभात अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, बात तो यह कि वो एक गाना था ना कि आग है लगी हुई हर तरफ इधर उधर और जल रही है ये जमीन, जल रहा है आसमां। कुछ इसी ही प्रकार की खबरों से भरे पड़े हैं सारे समाचार पत्र। सब समाचार पत्रों में लगभग एक जैसी ही चीज कि वहां पर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, डॉक्टर्स ने एडमिशन नहीं दिया, हॉस्पिटल ने ये नोटिस लगा दिया हमारे पास कुछ नहीं है, आधा घंटे की ऑक्सीजन है, आप अपने मरीज को ले जाइए। जहां देखो वहां लाशों के अंबार लगे हुए, आदि आदि इसी प्रकार की चीजें हैं। कुल मिलाकर मन पीड़ित है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि दुनिया भर सच्चाई तो यह कि जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है उससे पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज का अगर नवोदय टाइम्स की चर्चा करूं शुरुआत में, प्राण वायु लीक 24 प्राण गए। ये नासिक के एक अस्पताल में जो टैंकर गया था जिसके माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर गैस सप्लाई की जा रही थी, वो लीक हुआ और 24 लोगों ने अपनी जान खो दी समझ से बाहर। कोरोना से रिकॉर्ड 2040 मौतें। दावा किया जा रहा है क्योंकि पीछे एक बड़ा लोगों में भ्रम सा फैला था कि हर बार खबर आ रही थी कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई कोरोना से, हालांकि इन्होंने दोनों डोज ली हुई थी आदि आदि। लेकिन खैर अब दावा किया जा रहा है कि नहीं, कोवैक्सीन के सामने नहीं टिक सकेगा कोरोना और हर तरीके से सक्षम है ये दवाई जिस भी तरीके से। राजधानी में ऑक्सीजन इमरजेंसी और अब तक 90% लोगों को लगा कोविशील्ड। जीटीपी में खत्म हुई ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एम्स और मैक्स अस्पताल आमने सामने। लगभग इसी ही प्रकार की खबरें सब तरफ है। शमशान घाटों में लगी है शवों की कतार, 408 का अंतिम संस्कार। ये राजधानी दिल्ली की खबर है। कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, इस कारण शमशान घाटों में शवों की कतार लग रही है, शवों के लिए कम पड़ रही है जगह। पूर्वी निगम ने शवदाह प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई, कब्रिस्तान पहुंची अब तक की सबसे ज्यादा लाशें। ये मैं सारी दिल्ली की खबरें बता रहा हूं और आप समझ सकते हैं इस आधार पर कि पूरे राष्ट्र की क्या पोजीशन होगी। ठीक है साहब। और तो इसी प्रकार की बाकी वही है, क्योंकि लोग परेशान हैं जो बाहर जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ के रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतार, भर कर जा रही है ट्रेनें। बैंक कर्मियों में भी कोरोना से दहशत उठाई मांग, सामुदायिक भवनों में बनेंगे आइसोलेशन केंद्र। और इसी प्रकार दवाओं की कालाबाजारी। अब देखिए ये एक बड़ा दिक्कत है, दवाओं की कालाबाजारी होने लगती है। दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ कमिश्नर सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये खबर है। और मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जहां नाम आया, हालांकि इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो ट्रोल हो रहा है वो दिल्ली पुलिस को किया जा रहा है कि उनकी सेवाओं के लिए इस बार, वैसे सब जगह से जो पुलिस का चेहरा जो है वो पिछले बार का जिस प्रकार कोरोना का जब लॉकडाउन था और उस समय कितने लोगों के साथ किस प्रकार के अमानवीय व्यवहार किए गए पुलिस के द्वारा, लेकिन इस बार ये सारी की सारी जो तस्वीर है, जो फिजा है वो थोड़ी बदली है। दिल्ली पुलिस की भी खबरें आ रही हैं बारंबार कि भाई उन्होंने वहां पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया, गैस के सिलेंडर पहुंचाए, इस अस्पताल के अंदर पहुंचाए, उस अस्पताल के अंदर पहुंचाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक दिल्ली पुलिस का सिपाही ऐसा भी, देखिए उसका वीडियो, मोहम्मद जावेद साहब इनका नाम बताया जा रहा है। ये हमें ट्विटर पर वीडियो मिला, पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए इन सज्जन से, इन कांस्टेबल महोदय से, इन जावेद साहब से सीखना चाहिए, केवल पुलिस को नहीं, छोटे बड़े अधिकारी को नहीं, वरन आम जन को भी। आप देखें पहले इसको। आपका नकाब कहाँ है भैया? ये लगाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज उसको लगाओ। आप तो हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, प्लीज भैया, आप हमारे देश के नागरिक हो भाई, प्लीज ऐसे मत करो, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जी आप देखना मैडम, आपका नकाब कहाँ है? आप भी ये लगाइए, नीचे उतरिए, आप लगाओ, नीचे बात। ये मोहम्मद जावेद साहब हैं दिल्ली पुलिस में, और जो लोग मास्क लगा के नहीं आए हैं, निकल रहे हैं, उनको मास्क दिल्ली पुलिस बांट रही है। क्योंकि मैं मेडिकल शॉप से आ रहा था, मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगा कि ये बात
पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस अपना काम इतनी ईमानदारी से सबको समझाते हुए, ये मोहम्मद जावेद साहब जो सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना जरूरी है ये सब। मुस्तैद है दिल्ली पुलिस इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जो भी मास्क पहन के नहीं जा रहा है उसको मास्क दे रहे हैं। और इनके पैर में लगी हुई है, फिर भी पिछले 14 घंटे से ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रगड़ाते हुए देखिए। इसको छोड़ो, ये दो हम जरूरत आप जो कर रहे हैं मानो आप हमारी बात। आप पहले आपकी सेफ्टी के लिए आपके लिए अगर आपने छोटी मदद क्या करेगा आप ये कोई लोग गलत काम ना करें। शुक्रिया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार की सद्बुद्धि सभी लोगों के अंदर आए और सभी इसी प्रकार सेवा भाव से इस आपातकाल के अंदर, इस आपदा काल के अंदर। और इसी में एक खबर है, कोरोना के 24,638 नए मामले, 249 मौतें। तो इस प्रकार की खबरें अब भरी पड़ी है। अब क्या बताएं, क्या आपसे खबरों के बारे में चर्चा करूं, अभी करता हूं विस्तार से। एक खबर में कल की आपसे, देखिए लोग कहां से मौका तलाशते हैं। एक कल के अखबार की मैं खबर बताना चाहूंगा, कल छूट गई थी मुझसे। ये भी है नवोदय टाइम्स की खबर। अंतिम सफर, संस्कार या शोक सभा, कंपनियों के पैकेज तैयार। मतलब आज के समय में इस व्यावसायिक समाज के अंदर लोग हर तरफ मौका तलाश ही लेते हैं, और कुछ लोगों की कमियों के कारण इसमें है कि साहब रोनित अमेरिका के मिशिगन में है। उनके माता पिता पूर्वी दिल्ली की एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों पिता कोरोना संक्रमित हुए और कुछ दिन बाद घर पर ही उनका निधन हो गया। आसपास के रिश्तेदार अंतिम संस्कार में आने में झिझक रहे थे, तो बेटे ने अंतिम संस्कार करने वाली एक कंपनी की सहायता ली। वैन शव को कंधा देने वाले और अंतिम क्रिया का पूरा सामान लेकर इस एजेंसी के कर्मचारियों ने रिश्तेदारों और रोनित को ऑनलाइन लेकर अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इसी खबर को और आगे पढ़ देता हूं। ऐसी सेवा देने वाली एक एजेंसी के अधिकारी, अमेरिका निवासी, परिवर्तित नाम है, बताते कहते हैं कि हम अपने कस्टमर की निजता का पूरा ध्यान रखते हैं, अर्थात उसकी प्राइवेसी का। दिल्ली, मुंबई सहित कई बड़े शहरों में कोरोना के दौरान ऐसी कंपनियों को स्थापित कर दिया है। लास्ट जर्नी के, एक नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बताते हैं उनके मालिक कि जिस समय कोई खड़ा नहीं होता वहां हम पहुंचकर काम कर रहे हैं। जैसी जिसकी जरूरत होती है उसी तरह के पैकेज है। लास्ट जर्नी, अंतिम संस्कार, शोक सभा, एम्बुलेंस, अब सब कुछ आपको शोक सभा के लिए भी आपको आदमी मिल जाएंगे। किसी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र को बुलाने की आवश्यकता नहीं। ये सभाएं 5,000 रुपए से 5 लाख तक में उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि इनकी सेवाएं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों तक अभी सीमित है। अंतिम यात्रा के प्रतिनिधि कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संस्कार के लिए संपूर्ण सामग्री, वैन, 4 लोगों के लिए 3,000 का पैकेज भी है। कुल मिलाकर यह कि मैं इस खबर को, देखिए आज का समय है जब दोस्त रिश्तेदार नहीं आ रहे, तो ऐसे में भी व्यवसाय का मौका खोज लिया गया। कुछ कंपनियां इस प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। अब बात समझ नहीं आता कि हम कहां से कहां अब पहुंच गए हैं। मैं से पहले कि इसी अखबार में और आगे की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एक बड़े दुखद सा हालात आपको मालूम ही होंगे इस समय पे, कि जो कल से खबर आ रही है, सरकार ने वो रेट फिक्स कर दिए गए हैं कोरोना की दवाई के। केंद्र सरकार को जो दवाई 150 रुपए में मिलेगी, राज्य सरकार को 400 रुपए में मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर या आम आदमी या प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह लेना चाहेंगे तो 600 रुपए में मिलेगी। अब मैं पूछता हूं कि कहां हैं वो लोग जो नारा लगाते थे, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, उससे आगे बढ़े
तो एक देश दो तरीके के इनकम टैक्स, आपको दो तरीके की ऑप्शन मिली है ना, पहले एक ही तरीके से इनकम टैक्स भरा जाता था। एक देश दो दो पीएम केयर फंड, पहले से एक पीएम रिलीफ फंड हुआ करता था, फिर पिछले वर्ष पीएम केयर फंड बना दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वो भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। आप पूछ नहीं सकते हैं उनसे कुछ भी कि पैसा कहां से आया, किसका आया और कहां गया। अब कहां है वो सब लोग, जब एक देश उससे आगे बढ़ के 3 रेट हो गया दवाइयों में, 150, 400 और 600। क्या कराना चाह रही है सरकार? प्रधानमंत्री जी ने तो परसों भाषण में कह दिया कि धैर्य रखें। अब बताइए, उनसे पूछिए कि क्या धैर्य से गुजारा चलता है? काम करने से ही काम चलेगा साहब, धैर्य रखने से काम नहीं चलता। आपने शास्त्रों के उदाहरण तो दे दिए धैर्य रखने के, लेकिन साहब कर्तव्य बहुत जरूरी है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बहुत से लोग पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कहने लगे हैं उनको। सुबह आते हैं, संतों से अपील की जाती है कि भाई, आज देखिए मैं थोड़ा सा अखबारों के साथ साथ ये चर्चा भी साथ साथ करता जा रहा हूं कि संतों से अपील की जाती है कुंभ समाप्त कर दीजिए, दोपहर में जाते हैं, पहुंच जाते हैं बंगाल में रैली को संबोधित करने के लिए, और शाम को फिर वर्चुअल मीटिंग ले ली जाती है। आज बता दूं, इस आपातकाल, इस आपदा काल के अंदर भी माननीय गृह मंत्री जी की तीन रैलियां हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। रैलियों का लालच नहीं छूट सकता। और जब राहुल गांधी ने कहा मैं रैलियां नहीं करूंगा, ममता बनर्जी ने भी सीमित कर दिया। तो देखिए किस प्रकार के बदतमीज आदमी है ये। मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूं, अपने अनेकों मौके पर इस व्यक्ति की बदतमीजी भरी भाषा सुनी होगी, जिसको आप लोग कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं। सुनिए इसको, किस प्रकार मजाक उड़ा रहा है राहुल गांधी का कि झूठ बोला होगा इसलिए कोरोना हो गया। बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद, उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए, उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा, तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस है, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। कोविड पॉजिटिव भी हो गया है जी, कोविड पॉजिटिव झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। कोविड पॉजिटिव भी हो गया है जी, कोविड पॉजिटिव झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी बदतमीजी भरी भाषा वो आजकल प्रयोग करते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं। और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जितने बदतमीज लोग बैठकर घटिया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 99% लोग जो वो एक ही दल से संबंधित है। इतना कहना काफी है। अब प्रश्न ये है कि जो आज के समय में ये तो सारे अखबार भरे पड़े, प्राणवायु, तो बड़ा अच्छा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के शब्द आपको सिर्फ अखबारों के अंदर मिलेंगे, प्राणवायु, वरना वहां तो ऑक्सीजन में हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं जो अखबारों को पढ़ने के बाद आपकी नजरों में आते हैं। और अगर मैं साथ साथ चर्चा कर दूं जनसत्ता की, तो जनसत्ता ने भी लगभग फ्रंट पेज पर वही कि एक दिन में दुनिया में सबसे अधिक मामले भारत में, बंगाल में पूर्णबंदी नहीं, 5 मई से सभी को टीका लगेगा। सीरम ने तय की टीके की कीमत। अब साहब इनसे एक बात पूछिए, ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने से 22 कोरोना मरीजों की मौत, ये वही नासिक के जाकिर हुसैन निगम अस्पताल में हुआ बड़ा हादसा, वहां की एक दुखद खबर है। अब इसमें बताइए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बांग्लादेश गए थे, वहां पर 6 लाख लोगों के लिए डोज, अर्थात टोटल 12 लाख खुराक शेख हसीना जी को दिया है, वहां के प्रधानमंत्री महोदय को दान कराए। उन्हें पता था ऐसे में आपातकाल के अंदर, लेकिन दिक्कत ये ना, क्योंकि उन्होंने तो बांग्लादेश बनवाने के लिए संघर्ष किया था और जेल भी गए थे, तो वहां नहीं देते तो कैसे काम चलता। ये मेरे यहाँ का मैनेजमेंट है, कहने को आप कितना भी कह लीजिए, मेरे यहाँ का ये मैनेजमेंट है कि आपने पिछले 1 वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर अगर मैं कहूं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर और अब 31 मार्च 2021 तक आपने 9309,300 मीट्रिक टन गैस निर्यात कर दी, जबकि पहले 4500 टन के मीट्रिक टन के आसपास निर्यात हुआ करती थी। आपने डबल कर दिया निर्यात। आपको लग नहीं रहा था कोरोना काल और मेरे देश के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है? और मैं बता दूं कुछ, अब क्या कहें, हमें भी अब कई बार हम भी अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन वो अति बुद्धिमानी लोगों वाले लोगों से जो ये कह रहे हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट की गई गैस वो तो इंडस्ट्रियल यूज में के लिए थी, थोड़ा पढ़ लें
थोड़ा ज्ञान ले लें। इंडस्ट्रियल यूज वाली गैस को आसानी से इस गैस के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है, और यही कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को कल, और इन शब्दों तक का उन्होंने प्रयोग कर दिया कि बैग, बोरो और स्टील, चाहे भीख मांग कर लाएं, चाहे जैसे भी लाएं, चाहे चोरी कर लाएं, लेकिन गैस का, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ध्यान कर लीजिए, वो जो ऑक्सीजन होती है, जो इंडस्ट्रियल यूज वाली ऑक्सीजन जिसका शोर मचाया जा रहा है कि नहीं, वो तो जो एक्सपोर्ट डबल किया है, वो इंडस्ट्रियल यूज वाली है, वही गैस बहुत आसानी से इस गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और टाटा पागल नहीं है जो अपने स्टील प्लांट की गैस को रोक के यहां आम आदमी का जीवन बचाने के लिए, देने के लिए तैयार हुए। एक बड़ा उन्होंने हाई कोर्ट की, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, वो कहते हैं कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर टाटा, यहां भी उदाहरण दिया गया कि अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? यह हास्यास्पद है। अब बताइए क्या करें इससे आगे। लेकिन हमारे लोगों को तो बहुत जल्दी, क्योंकि हमें कोविड के टीके भी दान में भेजने, एक्सपोर्ट करने, नाम जो कमाना है ना, लोग इसीलिए कहते हैं कि आपातकाल के अंदर जो पैसा कहीं और लग सकता था, 900-950 करोड़ का आप नया संसद भवन बनाने के लिए, आपने वह पैसा वहां लगवा रहे हैं, क्या तो बंदी थी उसकी। पर चलिए, अब इससे आगे तो मैं क्या कहूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बात, उसकी भी जो मैं चर्चा कर रहा था, वो ये थी कि जो भाषण में उन्होंने धैर्य रखने की सलाह दी थी ना, शास्त्रों के उदाहरण देते हुए, वो तो चल दिए, कहते ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। आपको तो भाषण में जाना था ना साहब, आपको तो और बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन क्या खाली धैर्य रखने से काम हो जाएगा? मुझे याद आ रहा है एक संस्कृत का श्लोक, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं थोड़ा सा याद करूं तो वो था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै। यही है शायद, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर मुझसे थोड़ा सा उच्चारण में गड़बड़ हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो साथ साथ अगर प्रधानमंत्री महोदय इस श्लोक को भी ध्यान कर लेते, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई भी काम मेहनत के बिना पूरा नहीं होता, खाली सिर्फ उम्मीद कर लें, कल्पना पालने के लिए धैर्य रख लीजिए, धैर्य रखना चाहिए। सोचने पर से नहीं तो कोई भी सोता हुआ जो शेर होता है उसके मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता। ये श्लोक मैंने शायद 7वीं-8वीं कक्षा के अंदर पढ़ा था, मुझे ध्यान है। अब आप समझ सकते हैं 70 के शुरुआती दशक की बात है। तो आज ऐसे ही समझ नहीं आ रहा है कि इतनी संवेदनहीनता मेरी सरकार के अंदर कैसे आ सकती है, या किसी भी सरकार के अंदर कैसे आ सकती है। अब आप कुछ भी कहें, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। एक और देखिए, आपने ये 2 दिन पुरानी खबर है, आपको मालूम है ना, महाराष्ट्र के अंदर 50,000 शीशियां कोविड वैक्सीन की पकड़ी गई थी वाया गुजरात महाराष्ट्र में, और कितनी बेशर्मी से देवेंद्र फडणवीस साहब उसे छुड़ाने चले गए। ये हालात देखिए। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दमन के प्रशासन ने कहा कि इस कंपनी को तो परमिशन ही नहीं दी दवाई बनाने की। अर्थात चलिए, जो भी इन दवाइयों की कालाबाजारी, देवेंद्र फडणवीस साहब उसे छुड़ाने चले गए, लेकिन सबके सब चुप है। जिस प्रकार कैलाश वर्गीस की बकवासें पहले भी होती रही और फिर हो रही है, सिर्फ कुछ लोग खिल्ली उड़ाने के सिवा, और बस इससे आगे कुछ नहीं बचता है। समझ नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री का वास्तव में दायित्व निभा रहे हैं, या केवल एक राजनीतिक दल के। अब ये तो कहा जा सकता है कि चुनाव जिताऊ नेता का हक अदा कर रहे, केवल एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। और हम पहले भी इसीलिए कई बार कहते रहे, आपने गौर किया होगा, हमने पहले भी अनेकों बार कहा कि जब प्रचार में गए तो मैंने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी
क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के बारे में बात करता है साहब। प्रधानमंत्री एक दल विशेष के लिए नहीं करता है, गृह मंत्री एक दल विशेष का नहीं होता है। अगर वो दल विशेष की बात कर रहे हैं तो उस समय उस राष्ट्र के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। ये चीज तो बिल्कुल गांठ मार लेनी चाहिए। एक मैं दुखद खबर आपको और बता दूं, वो ये है कि वालिया साहब जो कि दिल्ली के पहले मंत्री रहे, आज उनका सुबह निधन हो गया। दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, एमएलए रहे। दुखद खबर है, कोरोना से निधन हुआ है उनका। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं सीताराम येचुरी साहब, उनके भी बड़े बेटे का आज निधन हो गया। नमस्कार इंडिया दोनों के प्रति, सीताराम येचुरी जी के पुत्र के प्रति भी और वालिया साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब देखिए, मैं चलते हुए एक चर्चा और कर दूं आपको। आज मैं थोड़ा सा अखबार देख लिया और मैं इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि अखबारों में लगभग उसी प्रकार की खबरें, बाकी करेंगे चर्चा। वो ये कि आपको भी याद होगा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने, अभी ये भी 2 दिन पुरानी ही बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री से बात करने के लिए फोन किया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रधानमंत्री जी से बात कराइए। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मिला कि वो तो अभी रैली में बिजी है, चुनावी रैली में बिजी है। अर्थात आपको देश की चिंता नहीं है, आपको देश के किसी व्यक्ति की चिंता नहीं है, आपको चिंता है तो सिर्फ एक राज्य का चुनाव जीतने की चिंता है। क्या कहा जाए, लेकिन हमें तो क्योंकि फुर्सत है ही नहीं हिंदू मुस्लिम करने से, हम तो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। अब इस दिल्ली पुलिस का जो सिपाही जिसका उन्होंने दिखाया था, क्या कहो, वो भी तो मुस्लिम है। ऑक्सीजन कम पड़ी थी, आपको याद आ रहा है डॉक्टर कफील के समय में एक बार उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल के अंदर, हालांकि वो भी अब बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से कि मेरी सेवाएं ले ली जाएं कम से कम इस कोविड काल के अंदर ही। वो बाकी चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब बात तो ये है कि अपनी नाक के ऊपर क्यों मैं मक्खी बैठने दूं। और ये जो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, मैं एक चीज और कर लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में है। और यही कारण है, हमने पहले कहा था, जो केंद्र सरकार ने अपने कुछ पल्ला झाड़ दिया था ना कुछ बातों को लेके, कि भाई अब हमने राज्य सरकारें देखेंगी इन चीजों को। अभी भी गैस का, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास है, साथ ध्यान रखना। चलिए एक और खबर है, विकास दुबे मामला। यूपी पुलिस को पाक साफ बताया आयोग ने, जो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो कि 3 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई थी, जिसमें पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अगुवाई में नियुक्त की गई थी। एक पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक KL गुप्ता। और ध्यान रखिए, ये नाम योगी जी ने सुझाए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिसके अंदर फर्जी एनकाउंटर, अर्थात वो जो जीप थी, वो जो स्कॉर्पियो थी, वो वास्तव में पलट गई थी। ठीक है साहब, अब यही यकीन किया जाए, क्योंकि इसी प्रकार का कोई बड़ी बात नहीं है। याद है ना सलमान खान का केस, कोई एक व्यक्ति तो मरा था ना वहां पर, आज तक नहीं पता लगा कि वो गाड़ी कौन चला रहा था। सलमान खान बरी हो गए, अरे किसी ने तो चलाई होगी गाड़ी ना, किसी ने तो मारा होगा। लेकिन ऐसी ही व्यवस्था है, आप ज्यादा कह दोगे तो साहब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। चलिए, छठे चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान है आज। और ये इससे आगे अगर मैं और थोड़ा सा देख लेता हूं, घर घर जाकर टीका लगाना संभव नहीं है, केंद्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट को सूचित कर दिया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लागू हो, ये चौहान साहब ने कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने। और साहब, बंगाल में राहुल का कोई अगला चुनावी कार्यक्रम था ही नहीं, ये विजय वर्गीस साहब, ये हम आपसे खबर बता ही चुके हैं। रोजाना 75,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और अभी भी वो कम पड़ रही है साहब। ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रों की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी रद्द होनी चाहिए।
हाँ, एक मैं और आपको बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने परसों ये चर्चा की थी भारतीय जनता पार्टी वगैरह को लेके कि इतने महंगे महंगे उनके ऑफिस, करोड़ों रुपए, जो बताया जाता 300 करोड़ से ऊपर की लागत का ऑफिस बना हुआ, क्या वहां पर किसी प्रकार का हेल्थ सेंटर खोला? क्यों नहीं वहां पर कोविड के बेड लगवाते? उनके जिला जो कार्यालय वहां पर किसी प्रकार का हेल्थ सेंटर है? तो अब जो खबर आई है नमस्कार इंडिया की मुहिम का, नमस्कार इंडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों का, जैसे पहले भी आपने कई बार देखा, ये असर हुआ है कि भारतीय पार्टी का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसने अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो हेल्प सेंटर खोल रहे हैं कोविड से संबंधित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए। खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। ईश्वर इसी प्रकार आपको सद्बुद्धि दे और ईश्वर इसी प्रकार आपके चहेते नमस्कार इंडिया से मुद्दे, वास्तविक मुद्दे, निष्पक्षता के साथ, जमीनी हकीकत के साथ उठाने की क्षमता प्रदान करता रहे। नमस्कार इंडिया। अब विपक्ष के रचनात्मक सुझावों को खारिज कर रही है सरकार। ये जनसत्ता में प्रियंका गांधी ने सरकार का टीका संबंधी रणनीति, उसकी घोर विफलता। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली नीतियों को लागू करें। इंदौर में बेवजह घूम रहे 129 लोगों को खानी पड़ी जेल की हवा। देखिए, ये जरूर हम कहेंगे, बहुत सारे लोग ना वास्तव में अत्यंत, वो भी निर्लज्जता की पराकाष्ठा कोई होती होगी तो उसको भी पार कर जाते हैं। जैसा कि अभी मोहम्मद जावेद जो दिल्ली पुलिस के सिपाही, वो बेचारे वो तो मास्क बांट रहे हैं। देखिए, हाथ जोड़ जोड़ कर मास्क बांट रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, गंभीरता को समझते ही नहीं। पहली चीज तो इनमें आपने जो देखा होगा कई बार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, बाहर बहाने से निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जा भी रहे तो कम से कम मास्क तो लगा लीजिए। नहीं मानते लोग। ये एक अंतरराष्ट्रीय खबर है, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या मामले में डेरेक चाविन दोषी करार। और साहब, तालिबान ने अटकाया रोड़ा अफगान शांति बैठक स्थगित। क्योंकि आज हमने समय आपका काफी ले लिया, इसलिए मैं विस्तार से नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ी है मैंने खबरें। एक मैं जानकारी आपको और देता चलूं चलते चलते इसके अंदर, वो ये है कि हाँ, एक है गार्जियन की खबर, दी गार्जियन की खबर है, और उसमें ये ट्वीट है, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इंडिया इज डेसेंट इनटू कोविड हेल। अब तो बहुत लोग कहेंगे कि इन मैगजीन्स में क्या रखा है, लेकिन जब इन्हीं मैगजीन्स के अंदर हमारे किसी राष्ट्रीय नेता की तस्वीर छप जाती, सत्ता पक्ष की, विशेष रूप से प्रधानमंत्री महोदय की, तो आप इन्हीं मैगजीन्स का हवाला देते हैं। अब वो आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आज आप नाराजगी व्यक्त करें। चलिए, अब आपसे दोपहर के बुलेटिन में विस्तार से चर्चा होगी कई बातों को लेकर। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जहां तक संभव घर से बाहर ना निकलें, और मजबूरी, बहुत ज्यादा मजबूरी हो, कहीं निकलना पड़ जाए। देखिए, हमारी भी मजबूरी है, मुझे भी जाना है आज, कई व्यक्तिगत आयोजनों में भी जाना है, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। फिर भी अगर आप निकलना पड़े साहब, तो मास्क लगा कर निकले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो अपनी आयुर्वेदिक पद्धति है उसको जरूर अपनाते रहें। उनके जो भी उपाय हैं एडवांस में, अग्रिम रूप से उनका उपयोग करते रहें। जिस प्रकार आजकल हर जगह अखबारों के अंदर देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में बताया जा रहा है कि उल्टे लेट जाइए, 40 मिनट उल्टे लेट कर लंबी सांस लीजिए अगर आपको लग रहा है ऑक्सीजन कम है। और जिस प्रकार हल्दी का प्रयोग, च्यवनप्राश का प्रयोग, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन आंवला जरूर होता है, और आंवला आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को तो बढ़ाता है, और बहुत सारी चीजें उनका उपयोग करते रहें। अगर उपायों से ही इस प्रकार की सावधानियां बरतने से और कुछ घरेलू नुस्खों से अगर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। नमस्कार।